साथ हैं एक वीर सैनिक उत्तराखंड के गौरव कर्नल अजय कोठिया सर। इंडिविजुअल कोई भी चीज कामयाब हो सकती है, लेकिन देशभक्ति की जो चीज है वो एज अ ग्रुप ही सबसे बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि तुम उस जगह के लिए ट्रेन हो रहे हो जो कि बाउंड्रीज को बचाने के लिए। छोटी उम्र का जो युवा है वो बहुत जल्दी बहकता है, पॉजिटिव चीजों के लिए भी, कुछ नेगेटिव चीजों के लिए भी। ट्रेनिंग के टाइम पे किस टाइप की माइंडसेट से ट्रेन कराया जाता है हर एक फौजी को या फिर ऑफिसर्स को? गोली पे किसी का नाम क्या है, गोली पे तुम्हारे ग्रुप का नाम है, उसमें से कौन चले जाएगा और तुम वो वाली हिम्मत रखने वाले बन जाओ। आप कारगिल वार के भी पार्ट रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस अपना जो आपके जो भी तजुर्बा रहा है वहाँ का वो प्लीज शेयर करें। अगर आपको वॉर के टाइम पे जब आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके सामने से जैसे गोली गई है या फिर आपके कान से जैसे अभी हवाई आएगी सामने अभी गई है गोली, उस समय आपको लगा कि अभी शायद से आज लास्ट डे हो सकता है? अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उनके पास जो इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत हाई लेवल की है, लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं है जो नमस्कार दोस्तों, आज कलाकृति टॉक शो में हमारे साथ हैं एक वीर सैनिक उत्तराखंड के गौरव कर्नल अजय कोठिया सर। कृति चक्र से लेके सूर्य चक्र तक इनका योगदान केवल सेना तक ही नहीं बल्कि यूथ फाउंडेशन के माध्यम से कुछ नए सपनों को तैयार करने तक का है। तो स्वागत करते हैं कर्नल अजय कोठिया सर का। पॉडकास्ट ग्रुप के साथ में मेरे को बैठने का और तुम्हारे जरिए अपने विचार शेयर करने का मौका मिल रहा है। थैंक्स अ लॉट। ऑनर सर। सर, इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपकी आर्मी फोर्स की लाइफ कैसी रही है वो थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, और ऐसा क्या इंस्पिरेशनल थॉट आया आपके अंदर जब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको सर्व करना है नेशन को? कई बार ना मैं कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ स्टोरी जो है, हकीकत मेरे साथ कैसे हुआ है। तो वैसे तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। फादर मेरे छोटी उम्र में 8 गढ़वाल राइफल्स में एक सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे। ये था जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उससे पहले। फिर उसके बाद में अपनी मेहनत से वो कमीशन लेकर के आर्मी में ही ऑफिसर बने, सिख रेजिमेंट में गए। उसके बाद जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जब नई रेज हुई 1965 में, तो आर्मी से ही उस टाइम पे बीएसएफ को रेज करने काफ़ी बड़ा एक लॉट आया था, तो उसमें हमारे फादर भी गए और फिर परमानेंट बीएसएफ में रह करके कोई 2000 में वो रिटायर हुए एज आईजी। हम 2 भाई हैं, तो फादर के साथ ही हम दोनों की, मैं बड़ा हूँ, हम दोनों की पढ़ाई जहाँ जहाँ फादर नौकरी में थे, जहाँ स्कूल होते थे तो वहाँ चले जाते थे उनके साथ। तो वैसे तो बैकग्राउंड आर्मी का रहा है, लेकिन फिर कई बार होता है ना कि छोटी उम्र का जो युवा है वो बहुत जल्दी बहकता है, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी, कुछ नेगेटिव चीज़ों के लिए भी। तो मैं उसको इस तरीके से एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे 10th में मैथमेटिक्स में 150 में से 150 नंबर आए थे, यहीं देहरादून हाथीबड़ क्लास सेंटर स्कूल से। अच्छा। 12th में मेरी सप्लीमेंट्री आई और जब मैंने बीएससी पहली बार करा तो मैं फेल हो गया। फिर उसके बाद कहीं थोड़ा सा भटकाव और हुआ। फिर एक स्टेज ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए मैं देहरादून छोड़ करके मेरे को जाना पड़ा। तो उस टाइम पे अपने फादर के पास, जो कि बीएसएफ की जो ट्रेनिंग एकेडमी है ग्वालियर के पास टेकनपुर में, तो उसमें वो 2nd सीनियर मोस्ट थे, डिप्टी कमांडेंट। तो वहाँ पे ना आदत हमें पड़ रही थी 10 बजे सो करके उठने की, कोई डिसिप्लिन, कोई टाइमिंग्स कुछ था नहीं। तो तब एक सीरियल आता था टीवी में, परमवीर चक्र। तो मेरे को याद है कि मेरे को उस सीरियल का वो ख़त्म हो रहा था और उसका ना वो लास्ट में जो थीम सॉन्ग होते हैं आखिरी में, वो थीम सॉन्ग थोड़ा मेरे को सुनाई दिया था, शान तेरी कभी कम ना हो ए वतन। तो वो सुन करके मेरे को बड़ा वो लगा, एक अंदर से फीलिंग कई बार होती है। तो वो 10 सवा 10 बजे जो भी टाइम था, 10:30 बजे मैं उठ करके और सीरियल देखने गया। तब तक ख़त्म हो रहा था वो। एल्बर्ट इक्का को परमवीर चक्र मिला था, उसमें मेरे को अभी भी याद है। उसके बाद हमारी मदर ने देखा, कह रहे ये इसको बड़ा अच्छा मतलब पसंद आया ये थीम। तो अगले संडे को जब वो सीरियल आ रहा था तो मेरी मदर ने मेरे को 9:30 बजे ही उठा दिया, तैयार हो जा परमवीर चक्र आ रहा है। मैं शायद तैयार नहीं होता,
लेकिन क्योंकि परमवीर चक्र आ रहा था और वो थीम मेरे दिमाग में थी वो गाने की, तो मैं बैठ गया और बड़ा मज़ा आया। एक सीरियल देखा, 2 सीरियल देखे, फिर हमने पढ़ाई करनी शुरू करी और हम मतलब मैं बोलूँगा मैथमेटिक्स भी मैंने रट करके तैयारी करी और मैं CDS इंडियन आर्मी में ऑफिसर के उसके लिए थ्रू हो गया। उसके बाद मेरा SSB हुआ, उसमें मैं पास हो गया पहली बारी में। फिर IMA में ट्रेनिंग चली, उसके बाद 27.5 साल इंडियन आर्मी में नौकरी करी। अब वो किस्मत बोलूँगा या कुछ भी, लेकिन आर्मी में जो एक युवा एक जज्बे के साथ में जाता है, उसको पैसे की तनख्वाह की चिंता नहीं होती। उसे होता है मैंने पाकिस्तान से लड़ना है, मैंने चीन से भिड़ना है, मैंने कहीं माउंटेनियरिंग में जाना है, कहीं अवलांच आएंगे, डिजास्टर आएंगे, तो मैं उस आर्मी की टीम, हरे रंग की वर्दी, मैं ग्रेबैन चश्मा पहनूंगा, मतलब वो सब चीज़ें। वो मेरी 27.5 साल की जो नौकरी है उसमें मेरे को हर प्रकार का मौका मिला, जिसमें कि आतंकवादी मारना, आतंकवादी के कान खाना, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, गोलियां चलाना, गोली चलाने में चाहे जो मर्जी हो, चाहे दुश्मनी हो, लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। यहाँ पे तो कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरे को वो सब बड़े पॉजिटिव और उन गढ़वाली बुला टीम के साथ में जिसमें मेरे को आर्मी छोड़ने के बाद आज दोबारा मौका मिल रहा है घूमने का, और जिनके साथ में बोलूँगा तो ज़िंदगी एंजॉय करने का। तो इस टाइप की लाइफ हम सब जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी की सारी एक फ्रेम तरीके से मेरे साथ में चली है। ओके सर, आपने जब IIM में यहाँ पे ट्रेनिंग करी है, तो आपके साथ कुछ ऐसा फन इंसिडेंट हुआ जो आपके साथ अभी तक है, मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग? IMA के तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि IMA की जो ट्रेनिंग है वो तो एक पर्पस है, जिसमें मतलब वो प्लानिंग इस प्रकार का है जिसमें तुम्हारा डेली रूटीन जो है, तुम्हारे को जो पढ़ाया जाता है वहाँ पे, तुम्हें जो फिज़िकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड तुम्हारे से अचीव कराए जाते हैं, तुम्हें ग्रेनेड फेंकना सिखाया जाता है, ग्रेनेड बनाना सिखाया जाता है, वेपन्स चलाना सिखाया जाता है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे होगे वो सिखाया जाता है। पर वो सारा का सारा जो है ना, वो इस प्रकार का होता है कि लाइफ में तो वो चीज़ें तो इम्बाइब हो जाती हैं, वो तो तुम्हारे रूटीन का हिस्सा इस प्रकार से हो जाता है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, बहुत सिंपल सा जो बहुत कम सुना होगा लोगों ने, एक होता है उसे बोलते हैं पट्टी परेड। पट्टी परेड में क्या होता है कि जैसे हमारी ड्रेस होती है, अभी तूने पहन रखी है ये रिलैक्स बिल्कुल ड्रेस, मैंने रिलैक्स कुर्ता पजामा पहन रखा है, ऐसे ही वो उसमें क्या है, एक ड्रेस है कि कॉम्बैट ड्रेस, एक है हरे रंग की वर्दी। हरे रंग की वर्दी का कुछ होता है कि ठीक है यहाँ पे लेनियार्ड लगेगा, बेल्ट होगी, टोपी होगी, हैकल होगा। कॉम्बैट ड्रेस में होगा लेनियार्ड, कुछ रेजिमेंट्स में होता है लेकिन IMA में नहीं होता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लगाना पड़ेगा, बेल्ट लगानी पड़ेगी, काले जूते, DMS बूट, उसके तश्मे ठीक से बंधे होने चाहिए पूरे ऊपर, तश्मे आपस में एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करने चाहिए। एक होता है फिर वो जैसे हम PT के लिए जाते हैं तो PT ड्रेस, एक गेम्स की ड्रेस अलग हो गई, नाइट ड्रेस अलग हो गई, इन ड्रेस के सबके नाम है। तो पट्टी परेड में क्या होता है, वो सीनियर जो है वो खड़ा हो जाता है, सबको इकट्ठा करके बोलता है ओके 2 मिनट्स दौड़ के जाओ, कॉम्बैट ड्रेस में आओ। तो सब गए अपने अपने कैबिन में, दौड़ के ड्रेस वगैरह बनाई, पहनी और पहुंच गए। तो उसमें से 2-4 लेट हो जाते हैं, तो उनको रगड़ा चल रहा है उनका, वहाँ पे रेत पड़ी है या बजरी पड़ी है, उसमें रोलिंग शुरू हो गई। बाकियों को मौका दिया जाएगा ओके 2 मिनट्स चेंज करके अब तुम कॉम्बैट ड्रेस में आओ। तो वो अब तुम जा रहे हो, फिर कॉम्बैट ड्रेस पहन करके आ रहे हो। तो शुरू में तो ये ड्रेस चेंज करना ही कितना टाइम लगता है, लेकिन ऐसी एक स्टेज आती है कि वो 15-20 ड्रेस ना चेंज करनी पड़ती हैं तुम्हें 2-1 घंटे के अंदर, और उसमें रगड़ा भी चल रहा है, गाली गलौज भी चल रहा है, और अंदर तुम अगर ड्रेस चेंज करने जा रहे हो तो कमरे में ना तुम्हारे कैबिन में सारी ड्रेस ऐसे वो फैली हुई होती हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता कौन सा है। पर वो जो एकेडमी की ट्रेनिंग के टाइम पे ये कराया जाता है, और उसके बाद तुम्हें नाश्ते करने के टाइम पे भी पहुंचना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई की क्लास में भी पहुंचना है टाइम पे, क्योंकि वहाँ लेट हो गए तो वहाँ दोबारा रगड़ा लगेगा। ये नहीं होगा कि हाँ तुम अभी पट्टी परेड करके आ रहे हो। तो वो बॉडी में ऐसा इम्बाइब हो जाता है कि एक आदमी अंधा बन करके भी कोई भी ड्रेस पहन ले, उसे कोई पता ही नहीं, मतलब उसका कोई टाइम ही वेस्ट नहीं होता।
टाई जिसको कि बहुत बड़ी समस्या माना जाता है, हर फौजी ना यूँ ठक 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 टाई को बांध के तैयार हो जाता है। तो ये सब जो है ये ऐसी वो रहती है कि उसमें ही फिर प्रॉब्लम होती है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे को अपनी वो नहीं मिल रही, टाई नहीं मिल रही, तो मैं ना अपने पड़ोस वाले की टाई उठा के पहन लूँगा। पड़ोस वाला फंस गया, उसको बाद में मैं हमेशा वो करता जा रहा हूँ, सॉरी बोलता जा रहा हूँ। आज मैं कर्नल रिटायर हो गया हूँ, तो मेरे साथ वाले जो हैं वो जनरल हैं, तो वो मेरे से जब मिलता है ना कोई, तो वैसी वाली कोई याद रखते हैं कि तेरे को याद है तूने मेरी टाई चोरी करी थी। तो ऐसे ही ये, लेकिन वो वाले इंसिडेंट हैं जो कि तुम्हारे कैरेक्टर बिल्डिंग को, तुम्हारी ट्रेनिंग के हिस्से को तुम्हारे शरीर में फिट कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनिंग के टाइम पे। ऐसे ही ये किस्सा होता है कि सबको पनिशमेंट होगी तो गलती आपने करी होगी, लेकिन हम और जो 36 हैं प्लेटून में सबको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए कि हम आपको सिखाएं कि हेलो भैया अगली बार लेट मत होना यार, तेरी वजह से हमको भी पनिशमेंट मिल रही है। और हेलो भैया लेट मत होना, तो तू एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा तो तेरी कंबल परेड होगी। कंबल परेड मतलब तेरे कमरे में घुस के तेरी धुनाई होगी कि तेरी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये होता ना पीयर्स के थ्रू सिखाने का तरीका। लेकिन उसके एडवांटेज भी होते हैं। जब तू और मैं एक साथ कमीशन हो गए, तो मैं गया 4 गढ़वाल राइफल में, तू गया गढ़वाल स्काउट्स में जिसमें तेरे फादर थे, तो तेरे अपनी बहन की शादी होगी, लेकिन कोई ऐसी ड्यूटी इस टाइप की होगी कि लगेगा कि नहीं मेरे को ड्यूटी की वजह से बहन की शादी में नहीं जाना चाहिए, तो तू मना कर देगा। लेकिन मेरी बहन की शादी होगी तो उसमें ज़रूर आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी ड्यूटी हो। ये हमारी बॉन्डिंग आपस में बन जाती है। और मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं हर एक्टिविटी का, प्रोग्राम का और कराने का जो तरीका है, वो सारा का सारा जो है वो आपको एक ये सिखाता है कि इंडिविजुअल कोई भी चीज़ कामयाब हो सकती है, लेकिन देशभक्ति की जो चीज़ है वो एज अ ग्रुप ही सबसे बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि तुम उस जगह के लिए ट्रेन हो रहे हो जो कि बाउंड्रीज को बचाने के लिए, बाउंड्रीज के बचाने के लिए वहाँ बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग नहीं लड़नी है, वहाँ पे तो ज़मीन को छीनना है, ज़मीन को सेव करना है। और वो जो टेढ़ी नज़र लगा करके बैठे हुए हैं, उनके बुरे विचार को समझ करके खतरों के बीच में और एक्सट्रीम जो ठंड है, बारिश हो रही है, उसके बीच में तुमने कामयाबी लेनी है, नहीं तो तुम तो मारे जाओगे, लेकिन तुम्हारे देश की ज़मीन भी तुम्हारी वजह से चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये IMA की बहुत सारी याद रहती हैं। पढ़ाई याद रहती है, क्लास चलती है 40 मिनट की, लेकिन मतलब उस क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, उसमें टीचर पढ़ा रहा है, टीचर भी फौजी होते हैं, तो वो पढ़ाता तो ज़्यादा कम है, वो गाली और रगड़ा ज़्यादा मारता है। लेकिन एक 40 मिनट की क्लास में जैसे चौक होती है, तो चौक का डब्बा होता है, उसमें कोई 50-55 चौक होंगी, 50% चौक वो इस्तेमाल होती है, मतलब इस तरीके की पढ़ाई होती है। और वो जो चौक है वो ब्लैक बोर्ड में लिखने के काम नहीं आती, वो जो सीनियर है जो पढ़ा रहा है वो चौक निकालता है, चौक तोड़ तोड़ के मार रहा है तुमको, क्योंकि तुम सब सो रहे हो। तो क्लास शुरू होती है और 5 मिनट में सो रहे होते हैं, चौक पड़ रही है, और उसके बाद में उठा करके क्लास के बाहर, हाथ नीचे पाँव ऊपर, सारी पूरी क्लास पनिशमेंट में होती है। तो ये एक, और उसके बाद में तुम्हें ये भी सिखाया जाता है कि किताब पढ़नी कैसे चाहिए, बुक रिव्यू कैसे लिखना चाहिए, कैसे वो झप झप नींद आ रही है उसके बीच में भी नोट्स कैसे बनाने हैं। तो फिर वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी याद आती हैं कि तुम 15 साल के बाद, 7 साल के बाद, कोई भी उम्र के बाद कहीं J&K में, अरुणाचल में, कहीं जब एक्सट्रीम कंडीशन में बॉर्डर में बैठे हो, तब भी तुम भूल नहीं रहे हो कि ठंड है। लेकिन मैं ये नोट करूँ कि ठीक 6:15 बजे वहाँ से एक आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ क्यों आती है, जब रोज़ देख रहे हो तो उसके बाद में आता है कि वहाँ पे जो है एक जंगली जानवर ने बच्चे दे रखे हैं, तो जब 2 आदमी निकलते हैं तब वो जंगली जानवर आवाज़ करता है, क्योंकि उसे वो इंसान हरकत दिख रही है। तब तुम्हारे दिमाग में आता है इंसान हरकत वहाँ पे क्यों है, तो तब तुम जाते हो तो पता चलता है यहाँ से तो ठीक 6:15 बजे शायद कोई जा रहा है, वो दूध लेकर के वो आतंकवादी के लिए लेके जा रहा है। तो फिर तुम्हारा दिमाग उस तरीके से शार्पन भी होता है। ओके, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई आपका ही बैचमेट क्लास चल रही है, आंखें खोल के सो रखे हैं, एंड फिर कभी अभी आप मिलते होंगे तो वो मोमेंट शेयर होते हैं अभी कि याद है? शेयर क्या होते हैं, वो मेजर जनरल बन रखे हैं
अच्छा। वो हमारे बगल में सो रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रगड़ा लगता था। वो सबसे ज़्यादा जो सीरियस पोस्ट है वहाँ पे उसको कमांड कर रहा है एज मेजर जनरल। अच्छा। मेजर जनरल मतलब तो वो सीनियर है, और उसको बडी बोलते हैं, दोस्त हैं वो सबसे अच्छे। ओके। हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं ऐसे। ओके। तो सर जब ट्रेनिंग के टाइम पे किस टाइप की माइंडसेट से ट्रेन कराया जाता है हर एक फौजी को या फिर ऑफिसर्स को कि अब टफ से टफेस्ट सिचुएशन को टैकल करें, तो क्या माइंडसेट के साथ ट्रेन किए जाते हैं हर एक सोल्जर्स इंडियन आर्मी में? झूठ बोले बगैर, अगर गलती होगी तो गलती को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हुए, तुम कैसे तुम्हारा डिसीजन जो है वो तुम्हारे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनके ऊपर मैटर करेगा। कैसे तुम्हारा डिसीजन जो है, जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स तुम्हारी बात को सुन करके अंधभक्त की तरह फॉलो करेंगे, उनके और तुम्हारे बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई ना कोई बाहर घूमने वाली कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो, ना तुम कहीं कोई फोटोग्राफ या पिक्चर या पॉडकास्ट देने जा रहे हो। तुम तो सब मिल करके ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे कि ये नहीं पता कि वो गोली पे किसी का नाम क्या है, गोली पे तुम्हारे ग्रुप का नाम है, उसमें से कौन चले जाएगा। और तुम वो वाली हिम्मत रखने वाले बन जाओ कि अगर हम 5 आदमी जा रहे हैं और 5 में से 4 को पता चल गया कि अजय कोठियाल को गोली लग सकती है, तो चारों के चारों उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और यही आदत अजय कोठियाल के अंदर भी होनी चाहिए कि किसी के तो वो उसके आगे पहले ही खड़ा हो जाएगा या उसे साइड में करेगा। तो ये मतलब सबसे बढ़िया जो एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बढ़िया जो मोटिवेशन, वो सब इन ट्रेनिंग में इम्बाइब करा हुआ रहता है, और जो कि धीरे धीरे इम्प्रूव भी करा जाता है, ये देखते हुए कि कौन से हालात की वजह से फ्यूचर में जब तुम कोई एक्टिविटी करते हो तो उसमें कहीं एरर हो गई, तो उसको फिर दोबारा से सीख करके एज अ ग्रुप डिस्कशन करके आर्मी द्वारा IMA की ट्रेनिंग में उसमें इम्प्रूवमेंट करती है। ओके। ओके सर, आपने -38 डिग्री सेल्सियस वाले एरियाज में भी काम किया होगा, एंड उधर पे मतलब ये कंडीशन रहती है कि अगर कोई आपकी गाड़ी है, यूनिट की गाड़ी है, उसके पेट्रोल पूरे जाम हो जाते हैं, पेट्रोल डीजल्स, तो उस कंडीशंस में हमारे जो सोल्जर्स रहते हैं उनका क्या माइंडसेट रहता है वहाँ पे जॉब करते हो? ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है कि अगर सही तरीके से ट्रेनिंग हो तो किसी भी इंसान का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है जो कि रूटीन में नहीं होती हैं, तो वो उसको हैंडल कर सकता है। अब जैसे यही वाली बात कि -38 डिग्री, गाड़ी का पेट्रोल भी जम जाता है, तो उसकी भी ड्रिल्स होती हैं कि पेट्रोल इसलिए जमता है क्योंकि पेट्रोल ना ठंड में जब एक जगह हिले ना तो जम जाएगा। तो उसको हिलाने के लिए क्या करते हैं, वो हर 1 घंटे में, जैसे गाड़ी है, अब 12 गाड़ियाँ हैं, तो 12 के 12 ड्राइवर तो 1-1 घंटे में उठ करके अगर हिलाएंगे तो फिर सोएंगे कब? तो 12 में से एक की ड्यूटी लगती है एक दिन। वो सब 12 गाड़ियों की बारी बारी से स्टार्ट करता है, थोड़ा सा आगे पीछे करेगा, फिर उसके बाद में उसकी 12वें दिन फिर दोबारा ड्यूटी आएगी, मतलब क्योंकि 12 लोग होंगे ना, तो बाकी सब सो भी रहे आराम से। फिर उसके बाद में कुछ एक सिखलाई में ही आ जाता है कि उस तेल के अंदर कौन सा थोड़ा सा लिक्विड मिलाया जाएगा जिससे कि तेल नहीं जमेगा। लेकिन खाली तेल जमना ही नहीं है, वो तो पूरा का पूरा रूटीन ही जमने वाला होता है। आप मेटल को पकड़ लो, तो आप अपना हाथ हटाओगे तो ये जो चमड़ी है बाहर की, ये उस मेटल में चिपक जाती है। मेटल इतना ठंडा होता है, जैसे इसे बोलते हैं मेटल बाइट। वहाँ पे आलू आते हैं, तो आलू तो उससे, जैसे आलू घर में किससे काटते हैं आलू को पकाने से पहले? नाइफ से। वहाँ तो नाइफ से तो आलू को काटने से भूल जाओ, हथौड़े से तोड़ तोड़ के आलू का चूरा टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि वो जमा हुआ होता है। वहाँ पे जैसे गैस का सिलेंडर यूज ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए कैरोसिन होता है। लेकिन हर चीज़ को करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस की आदत डालनी पड़ती है। एक बड़ा वैसा एग्जाम्पल है, लेकिन एक्चुअल्स है, मैं शेयर करता हूँ। आप हाई ऑल्टीट्यूड में जब आप जाते हो तो आपको लिक्विड ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। डिहाइड्रेट हो गई है तो फिर बीमार हो जाता है और इवैक्यूएट होना पड़ता है, या मतलब सीरियस हो जाता है कि हटना पड़ता है। तो पानी ज़्यादा पीना है।
अब पानी ज़्यादा पियोगे तो फिर सूसू ज़्यादा आएगी। अब रात के टाइम पे आप स्लीपिंग बैग में हो, आपको पेशाब आ रही है, तो आप स्लीपिंग बैग खोलोगे, फिर उसके बाद बाहर जाओगे, फिर वो 2-3-4 मिनट जब अपने को रिलैक्स करके वापस आओगे, उतनी देर में स्लीपिंग बैग बिल्कुल ठंडा हो गया है। फिर दोबारा आपने वो गर्म करा, फिर सोए, फिर दोबारा अगर ऐसा हुआ तो आपको तो आधा टाइम तो गर्म करने में ही लगेगा बॉडी को और स्लीपिंग बैग को। तो फिर क्या होता है, अब इसका भी कोई तरीका निकालने की ज़रूरत है। तो तरीका निकाला गया, एक बॉटल ली गई, बॉटल अपने पास रखते हो तो आप उसी के अंदर सूसू करते हो। तो अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करा, बॉटल सूसू करी और बॉटल को अपने तकिए के बगल में रख दी। सुबह जब आप सो के उठे तो वो तो जम गई। तो फिर वो आपको फिर प्रॉब्लम कि अब इसे खाली कैसे करें। तो इसलिए तीसरे दिन आपकी सिखलाई में आ जाता है, आप बॉटल को भी अपने साथ ही अंदर ही रखते हो ताकि वो जमे ना। तो ये सब जो है ये धीरे धीरे करके उस रूटीन में का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पे साथ में आपको ये मोटिवेशन भी दिया जाता है कि आप जिस जगह पे ड्यूटी दे रहे हो ना, वहाँ पे ये होना ही है। वहाँ पे किसी की तो उंगली कटनी है, लेकिन उसके बावजूद आप क्यों वहाँ पे खुश और हौसले के साथ रह रहे हो? क्योंकि आप सेलेक्टेड हो इस देश की रक्षा करने के लिए उस स्थान में भेजे हुए जहाँ पे कि आम इंसान के बस का है नहीं। और जो आम इंसान है वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन्हीं के बीच से सेलेक्ट होकर के ट्रेन होकर के उस जगह में भेजे जा रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं भावना तो वो ये कि भारत माता की जय। सर, आप कारगिल वॉर के भी पार्ट रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस अपना जो आपके जो भी तजुर्बा रहे हैं वहाँ का, वो प्लीज़ शेयर करो। मेरा पहला एक्सपीरियंस तो बड़ा तगड़ा है। मेरे को याद है एक टीम ऊपर चढ़ रही थी, तो हम भी उस टीम के हिस्से थे। और क्योंकि तब हम माउंटेन वॉरफेयर क्वालिफाइड थे, जो इंडियन आर्मी का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है जो कि माउंटेन वॉरफेयर सिखाता है गुलमर्ग और सोनामार्ग में। तो उसकी ड्यूटी थी उस टाइम पे। सडनली जब कारगिल वॉर डिक्लेयर हुआ तो जो भी बटालियंस जा रही थी कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको शॉर्ट कोर्स कराना जिसमें एक्लेमेटाइजेशन, क्योंकि हाइट में जाना है 18-19 हज़ार पे, तो एक्लेमेटाइज होना, फिर उसके बाद में हाई ऑल्टीट्यूड में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस प्रकार से आपको युद्ध लड़ना है, उसकी बेसिक्स को थोड़ा सा एक बार रिफाइन करने के लिए, तो वो काम था हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का। तो हम भी उसी में पोस्टेड थे एज इंस्ट्रक्टर। तो मेरे को याद है एक मतलब ये बोल लो कि मैं ही था वो या जो भी था, तो हम एक टीम को लेकर के ऊपर चढ़ रहे थे और कुछ जगह तक ऊपर एज अ गाइड हमें जाना था और उसके बाद में फिर उस टीम ने आगे जाना था अटैक में। तो जब ऊपर चढ़ रहे थे अचानक मैंने ऊपर देखा तो मेरे को ऐसी पहाड़ की ना जैसे वो स्काई लाइन होती है, उसके ऊपर आसमान में थोड़ी रोशनी दिख रही स्काई में। तो मेरे को देखा ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, फिर मेरे को उस आदमी के पास हथियार भी दिखा, तो मैं तो बिल्कुल ही वो हो गया कि अरे ये तो अब तो मार देगा हमको, पहले ही पहुंच रखा है ऊपर। तो मैंने तो सीधा ही बगल के नाले में छलांग मार दी और बगल के नाले में बर्फ़ थी, तो मैं फिसल के जब 200-300 मीटर नीचे पहुंच गया, तब तक वो ऊपर से चिल्लाता है अरे मैं भारतीय सेना का हूँ, ऊपर आ जाओ तुम लोग। तो ये ऐसा वाला वहाँ पे माहौल का एक्सपीरियंस मेरे को मिला शुरू में, लेकिन फिर वही वाला माहौल का जो एक्सपीरियंस था उसमें धीरे धीरे ऐसे हो गया कि आदत पड़ गई। अब वो सामने अगर वो पाकिस्तानी भी है ना, तो हम फिर भी अपने तरीके से चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच रहे थे। तो इस प्रकार के बैटल सिनेरियो में इंडियन आर्मी ने युद्ध लड़ा है और इसे कहते हैं युद्ध लड़ने की मैथमेटिक्स, कि अगर ऊपर डिप्लॉयमेंट जो है दुश्मन का, पाकिस्तानी थे वहाँ पे, तो अगर पाकिस्तानियों की एक प्लेटून है तो हमारी 16 प्लेटून चढ़ी हैं ऊपर। मतलब क्योंकि सब वो तो ऊपर टॉप में बैठा हुआ है, हमें नीचे से ऊपर चढ़ना है। हम जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमारी सांस भी फूल रही है, ठंडा भी हमको लग रहा है, और उसकी जो गोलियां चल रही हैं हम उसके लिए उसमें भी गोलियों के लिए एक्सपोज्ड हैं, मतलब हमको लग सकती हैं।
तो ऊपर जब पहुंचना है तो 1:16 के रेशियो का मतलब कि 16 जो ऊपर जा रहे थे, इसका मतलब ये कि 16 में से एक ही आदमी पहुंच पाएगा ऊपर, बाकी 15 ने चोट लगनी है, कुछ होना है, लेकिन पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये एक मैथमेटिकल रेशियो है अटैक प्लान का। प्लेन्स के इलाकों में 1:3 का होता है कि अटैक में अगर हम जा रहे हैं और दुश्मन की पोस्ट है, तो उस पोस्ट में अगर एक आदमी है तो हमारे 3 आदमी जाएंगे और हमारा एक ही पहुंच पाएगा वहाँ पे। दो ने इंजर्ड होंगे, टाटा बाय बाय होगा, मतलब देश के लिए बलिदान होंगे। ऐसे ही अगर माउंटेन्स हैं तो 1:8 का रेशियो लिया जाता है जनरली। एक रेशियो, कारगिल में ये रेशियो 1:16 का था। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं कोई पलटन आ रही है राजस्थान से, गर्मी के इलाके से, कोई ये जो अंडमान निकोबार से, कोई दिल्ली में है, पर वो जो उसकी ज़िंदगी भर की ट्रेनिंग रही है हर सिपाही की, उसने ऐसा वाला एक बिल्टअप और युद्ध का एक एग्जाम्पल दिया कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने पाकिस्तान को वहाँ से मार करके भगाया और वो सारी पोस्ट ऑक्यूपाई करी, जो कि हमारा लद्दाख सेक्टर का जो मेन हाईवे था उसको पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। तो डोमिनेट ना कर सके, डोमिनेट मतलब देख रहा था या गोला मार सकता था, ताकि हमारा लद्दाख सेक्टर और चीन के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें। तो उसके लिए हर एक सोल्जर ने इस प्रकार से ऐसे माहौल में युद्ध लड़ा है। तो ये तो सर्वोच्च युद्ध रहा है कारगिल। ऐसा कभी लगा आपको वॉर के टाइम पे, जब आप रियलाइज कर रहे हो कि आपके सामने से जैसे गोली गई है, या फिर आपके कान से जैसे अभी हवाई आएगी, अभी गई है गोली, उस समय आपको लगा कि अभी शायद से आज लास्ट डे हो सकता है? ठीक है, आप देख रहे हो अपने आजू बाजू जो आपके टीममेट्स हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड उस सिनेरियो पे आपके माइंडसेट क्या रहता है और आप किस तरीके से अपनी टीम को काम करते हो, मोटिवेट करते हो उनको कि अभी ज़्यादा नहीं है, बस होने ही वाला है, हम लोग इनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं, इस टाइप से? मतलब जैसे अभी सिनेरियो आप बना रहे हो, ये सिनेरियो सुनने में भी और अगर किसी मूवी में देखते हैं हम तो उसको देख करके फील करने में भी ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक सा लगता है। लेकिन वहाँ पे जब होता है ना, वो इससे भी ज़्यादा होता है। मतलब आप और मैं एक साथ चल रहे हैं, आप और मैं एक ही रूम में रहते हैं पिछले 8 साल से, तो एक ऐसी बॉन्डिंग तो इंसान है तो ऐसी होती है कि आपको कभी थोड़ी खांसी भी आती है ना, तो मैं पूछता हूँ यार तबीयत ठीक है? और जब आप और मैं चढ़ रहे हैं और बात तो खैर क्या है, इशारा ही करते हुए जब वो हो रही होती है, अचानक मैं आपको जब मिसिंग देखता हूँ तो आप तो मेरे बगल में पड़े हुए हैं और आपके बुरी तरह से गोलियां भी लग रखी हैं। अब मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? मतलब मेरे को आपका ब्लड सेव करना चाहिए, मेरे को आपको पहले कहीं सेफ्टी में ले जाना चाहिए, इवैक्यूएट करना चाहिए। अगर ऐसा करता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट जो है ना, वो मेरे को थोड़ा सा मैं डिले हो जाऊंगा, मैं अपने मकसद से डेविएट हो गया और फिर देश की जो प्लान था वो प्लान फेल भी हो सकता है। तो मेरे को तो उस टाइम पे डिसीजन लेना है कि मैंने अपने सबसे बढ़िया बंदे को भी इग्नोर करना है। हो सकता है मेरा भाई हो या भाई से ज़्यादा होते हैं, बल्कि जो बॉन्डिंग की जो ट्रेनिंग होती है। तो ये तो वो वाले डिसीजन होते हैं, वैसे वो वाली सिचुएशन होती है जिसको कि कोई मूवी, कोई और इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस ही नहीं करा जा सकता है। तो ऐसे वाले तो कारगिल युद्ध या जो हमारे सेना ने युद्ध लड़े हैं, मतलब पास्ट में इतने, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं इस प्रकार के। और यही एक वो है जिसे बोलते हैं कि सोल्जरली क्वालिटी में एक ये भी है कि आखिरी में तो आपको मतलब उस लेवल तक ट्रेन करा गया है कि आपको सब भूल करके और उस मकसद को पूरा करना है जो कि पूरे देश को एक सिक्योर बाउंड्री प्रोवाइड कर सके। तो उसमें
बड़े कई किस्से हुए हैं कई प्रकार के, जब अलग अलग युद्ध, खाली कारगिल नहीं और जगह भी युद्ध हुए हैं, तो उसमें भी हुए हैं इस प्रकार के किस्से। लेकिन उन किस्सों को मोटिवेशनल तौर पे लिया जाता है, उन किस्सों को ऐसे लिया जाता है कि आगे जो फ्यूचर में दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो आदमी तैयार रहे उसके लिए। तो उनको बोलेंगे वीर गाथाएं सुनाना। फोर गढ़वाल राइफल से जैसे मैं हूँ, तो राइफलमैन जसवंत सिंह, जसवंत बाबा बोलते हैं जिनको, 4039 उनका चीन का युद्ध, चीन के युद्ध में अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से गोली लगती रही, किस प्रकार से वो आगे बढ़ता गया, किस प्रकार से 7 वाले शहीद होते गए, उसके बावजूद उसने वो चीनियों को उस जगह घुसने नहीं दिया। उस जगह से उसने इतने चीनियों को बर्बाद करा कि चीनियों को आने में दोबारा से हौसला गैदर करने में ही टाइम लगा। तो क्योंकि वो किस्से बार बार सुनाए जाते हैं हमको, तो सुनाए इसीलिए जाते हैं, चाहे वो पिक्चर पेंटिंग के थ्रू, चाहे वो कोई ड्रामे के थ्रू, कि जब तुम्हारे साथ ये सिचुएशन आएगी तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम कोई नई सिचुएशन में हो, ये तो तुमने कई बार सुन रखी है और तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए। इनकी कोई और कोई सिखलाई नहीं है, इनकी सिखलाई ही फौज में उसे बोलते हैं नाम नमक निशान, कि तुम्हारी पलटन का नाम, नमक जो हम सब ने मिल के खाया, और निशान जो हम अपने अपने चिन्ह होते हैं यूनिफॉर्म में, ये जो याद दिलाते हैं तुमको कि तुम उस पलटन के हो जिसमें पहले तुम्हारे पूर्वजों ने, जो फौजी पूर्वजों ने किस प्रकार के एक्ट करें। वो तुम्हारे को, जब तुम्हारे सामने वो घड़ी आए, अगर आए, उसे भी किस्मत माना जाएगा कि वो घड़ी तुम्हारे सामने आई है, कि दूसरे वाले के सामने नहीं आई, और फिर उसमें तुमने किस तरीके से रिएक्ट करा। उसमें ये भी होता है कि आप और मैं दोनों अगर हैं, मेरे साथ ये सिचुएशन हुई और आपके साथ नहीं हुई, तो आपको दुख होता है कि यार मेरी किस्मत खराब है क्या कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब, और ये सिचुएशन वो है जिसमें इंसान की जान जाती है, लेकिन दूसरा ये सोच रहा है कि यार मेरी किस्मत खराब थी कि मेरे को ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब ये है वो लेवल ऑफ मोटिवेशन, लेवल ऑफ ट्रेनिंग, जो किसी धर्म पे नहीं, जो किसी क्षेत्र और उस पे नहीं, लेकिन वो खाली बस भारत माता की जय उस पे चलती है। मतलब हर फौजी को एक सपना होता है कि उसके लाइफ में ऐसा कोई दिन आए। सपना ऐसा होता है कि अगर नहीं आया और उसके साथ वाले का आ गया, तो वो सोचता है कि बाकी में भगवान ने मेरी किस्मत खराब बना रखी है। ओके। तो ये वाली एक जो मैनेजमेंट है, ये वाली जो ट्रेनिंग है, ये तो कहीं नहीं हो सकती है, खाली बस फौज में ही हो सकती है। जी। कोई ऐसा मिशन या फिर कोई और ऐसा ऑपरेशन है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको लगा यार ये बहुत मतलब हाई प्रेशर वाला टफेस्ट से टफेस्ट ऑपरेशन है आपके लाइफ का, जो कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? देखो, ऑपरेशन तो मतलब मेरी तो किस्मत है, मेरे साथ तो कई ऑपरेशंस हैं, आतंकवादियों के भी, बॉर्डर एरिया में दुश्मन की पोस्ट का रेकी करना, दुश्मन की पोस्ट आइडेंटिफाई करना कि अगर अटैक करना होगा तो किस प्रकार से करा जा सकता है। तो उसमें मज़ेदार भी हैं और अलग प्रकार के भी हैं। तो मैं ऐसा वाला शेयर करता हूँ जो मतलब एक सिखलाई देता है बेसिकली। फौज में ना हर कोई ऑपरेशन या हर कोई एक्ट जो होता है, जो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, मान लो, उसकी कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग दी जाती है, तो जैसे मैं उदाहरण दूंगा, वेपन, हथियार तो 4-5 प्रकार के होते हैं। छोटे हथियार, पिस्टल भी होती है, राइफल भी होती है, कार्बाइन भी होती है, लाइट मशीन गन भी होती है, मीडियम मशीन गन भी होती है, मोटर्स भी होते हैं। हर वेपन के ऊपर एक किताब बनी होगी। उस किताब में उस वेपन की पूरी डिटेल्स दी होंगी कि वेपन का साइज, उठाने का तरीका, भरने का तरीका, किस प्रकार का एमुनेशन होता है, फायर करते हुए निशाना कैसे लेना है, वो सब चीज़ें तो उसमें होंगी। और वो आपको इतना मतलब ऐसी कंडीशन में आपको उस वेपन को यूज़ करा करके ना आदत डलवाई जाएगी कि कोई ऐसी सिचुएशन कोई नहीं आ जाए तो आ जाए, पर 99%
इंसान को, चाहे युद्ध हो चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, पर वो सब आपको ना ट्रेनिंग में करा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप जब मान लो एम्बुश है, अब एम्बुश की बहुत अच्छी किताब होती है, उसमें दिया होता है एम्बुश लगाने के तरीके, एम्बुश में तुम्हारी टीम के पास क्या क्या हथियार, क्या क्या कम्युनिकेशन, खाने पीने का सामान, क्या क्या होना चाहिए। एम्बुश लगाते हुए ग्राउंड जो है, ज़मीन है, ज़मीन की बनावट कैसी है, कैसे दुश्मन को पता ना चले जब वो आ रहा है और आप एम्बुश लगा करके बैठे हो, तो छुपाव कैसे होगा, अपने को कंसील कैसे करोगे, कैसे आप कम समय में दुश्मन को मारोगे एम्बुश साइट पे। जब गोली चलाओगे तो वो भागेगा, तो ऐसी जगह पे एम्बुश जहाँ पे कि जैसे पहाड़ में कोई पासेज होती हैं, तो पासेज में तो क्रॉस उसी जगह से ही करना है, तो उस जगह अगर आप एम्बुश लगाओगे तो भाग ही नहीं सकता कोई दाएं बाएं। तो ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन उसके बाद भी जब आप एक्चुअली ग्राउंड में परफॉर्म करते हो, तो फिर एज अ लीडर, एज अ होता है ना कि सब कुछ सीखने के बाद अपने डिसीजन, अपने तरीके वो उस सिचुएशन में जाकर के ही लिए जाते हैं, उस सिचुएशन में ही जाकर के समझ में आते हैं। तो ये कई एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हर फौजी के साथ में किसी ना किसी प्रकार से वो उसको याद रहते हैं, जो कि वो आगे शेयर भी होते हैं, आगे की ट्रेनिंग में भी हिस्से बनते हैं। अभी जैसे मैं बोलूँगा कि हम, ये जम्मू कश्मीर की बात है, मान लो जहाँ पे मैं था, मतलब ये हुई हैं जो चीज़ें, शोपियाँ, पुलवामा फेमस है, जहाँ पे कि वो इतना बड़ा आतंकवादियों ने जो कॉन्वॉय पे अटैक करा था, उसी के पास पीर पंजाल रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं। तो पीर पंजाल रेंजेस के एरिया में हम लोग डिप्लॉयड थे। तो वहाँ पे हम जब एम्बुश लगाने के लिए निकलते थे पोस्ट से, तो गांव है, अब वो गांव को तुमने क्रॉस करना है। अगर गांव को क्रॉस करते हुए गांव वालों को रात को भी पता चल गया कि कोई मूवमेंट हुआ है, तो फिर वो होता है कि ठीक है आगे गए हैं फलाने एरिया में, तो एक शंका सी हो जाती है कि इस एरिया में एम्बुश लगाएंगे, तो फिर वो खबर फैल जाती है कि तुम उस एरिया में हो। अब वो कैसे तुम गांव से चुपचाप रात को निकल रहे हो, तो जितने आतंकवादियों के भी कोई सोर्स बैठे हैं वो ठीक है, वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान है कि पूरी चीज़ें पहचानेंगे, लेकिन कुत्ते को तो तुम नहीं रोक सकते हो। कुत्ता तो नेचुरल है कि अगर वो भौंक देगा, उसकी भौंकने की आवाज़ को सोर्स पहचानता है कि अरे ये तो फौज के ऊपर भौंक रहा है, या किसी भीड़ के ऊपर भौंक रहा है, या अकेले के ऊपर नहीं भौंक रहा है। तो ऐसे ही हम एम्बुश ले करने के लिए जा रहे हैं और वो कुत्ता भौंक जा रहा, तो हमेशा चिंता रहती थी यार ये तो खबर पहले लग जाती है। फिर उसके बाद में हमने कहा क्या इसका तरीका है, तो एक गांव के लड़के ने ही बताया, कहता है कि आप लोग तो रोज़ नहाते हो, रोज़ शैम्पू लगाते हो, रोज़ वो परफ्यूम लगाते हो, अपने साथ वो बाहर जब निकलते हो तो पूरी भी लेके जाते हो, उसमें थोड़े आलू की सब्जी भी होती है, आलू में टमाटर होता है, उसमें लहसुन होता है। कहता है इनमें तो खुशबू आती है, और ये कुत्ता तो खुशबू तो दूर दूर तक वो कर लेता है। कहता है हम गांव वाले जब यहाँ से निकलते हैं तो हमारे पे तो भौंकता नहीं है, हम तो एक एक हफ्ते तक कई बार नहीं नहाते हैं, कोई हम ये सब्जी लेके नहीं चलते। तो उसकी सोच करके हमने फिर एक अपनी कोशिश करी, तो एक हफ्ते तक टीम नहीं नहाई, ब्रश भी नहीं करा, पूरियाँ बनी उनके साथ आलू, लेकिन उबले हुए आलू, टमाटर नहीं डाला गया, लहसुन नहीं डाला गया, प्याज नहीं डाला गया, जिनकी थोड़ी तेज स्मेल होती है ना। उसके बाद हम निकले गाँव से, तो कुत्तों ने देखा भी होगा हमको, वो तो भौंके नहीं। तो ये तो हमारी इतनी मोटी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि एम्बुश के लिए जब तुम जा रहे हो, तो उसमें लिखा था कि एक तरीके से पाँव छुपा छुपा के चलते रहना, नीचे पत्ता भी आएगा तो चर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुत्ते के भौंकने का तो था नहीं, और वो किसी लोकल ने सिखाया। फिर ऐसी मान लो किसी एक ऐसी लोकल ने सिखाया, कहता है कि सर आप लोग जाता है ऊपर एम्बुश लगाता है, मतलब जब हमारी उससे क्लोजनेस हो गई तब बता रहा है वो। कहता है आतंकवादी आएगा तो क्या ऐसी जगह से आएगा कि उसको कोई देखेगा तो उसे भी तो डर होगा कि खबर कर देगा जो देखेगा। कहता है इसका मतलब वो ऐसी जगह से आएगा जहाँ पे इंसान नहीं होता। कहता है इंसान कहाँ नहीं होता है, तो जहाँ पे, अब हम भी उससे पूछ रहे हैं कि तू बता कहाँ नहीं होता, वो कह रहा है जहाँ पे कि जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर इंसान से भागता है दूर।
तो अगर आपको दूर से कहीं जंगली जानवर दिख रहे हैं किसी पहाड़ के ऊपर, तो इसका मतलब वहाँ आसपास इंसान नहीं है। ये एक लॉजिकल बात थी उसकी। तो हमने फिर एक शिकारी को पकड़ा, तो पुराना शिकारी था वो। तो उसने फिर, हमने कहा कि तू हमको रास्ते में लेके चल, तू हंटिंग के लिए कौन से उसमें जाता है। वो हमको ऐसे रास्ते पे ले गया जहाँ पे कि उसे उम्मीद थी कि जानवर मिलेंगे, लेकिन उस जगह पे नॉर्मल आदमी नहीं जाता है, तभी वहाँ जानवर होंगे। तो हम बैठ गए वहाँ पे ऐसे ही ऊपर जा करके। तीसरे दिन वहाँ पे वो हमें 2 आतंकवादी दिखाई दे गए, क्योंकि उनका मूवमेंट भी उसी जगह पे हुआ, वो भी वैसी सोच लेके चल रहे थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, कई बार अपनी ट्रेनिंग के साथ में तुम लोकल से या कोई ऐसे नए तरीके से या अपने आइडियाज सीखते हो, जो कि कामयाबी की तरफ और लेकर के जाती है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आप सर पुलवामा अटैक के टाइम भी आप पार्ट रहे उनके? पुलवामा अटैक तो बहुत बाद में हुआ था, लेकिन जिसे बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी थी जो कि रिटर्न में है। तो वो पुलवामा एरिया में करी थी 2002 में। 2002। हाँ, जिसमें कि हमारे साथ में, मेरे साथ में 7 इंडियन आर्मी के, मेरी पलटन के सोल्जर्स थे, और हमने 7 आतंकवादियों के ऊपर एम्बुश लगाया था। कोई 15 मिनट का एम्बुश, जिसमें कोई 16-17 गोलियां चलाई थी, सारे के सारे मारे गए थे। तो उसको नाम ही सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक दिया गया था उस टाइम पे। तो अटैक में तो मतलब वो जो फेमस पुलवामा का जो हुआ है, उसमें तो खैर हम नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बाद में हुआ है, पर शोपियां पुलवामा में ऑपरेशन हमारे काफ़ी रहे हैं। ओके। सर भी बात करते हैं आपके फाउंडेशन की, यूथ फाउंडेशन की। आप क्या इंस्पायर किया आपको कि आपको यूथ फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए? ये 2013 की बात है। मैं आया पोस्टिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में। तो उस टाइम पे कुछ गांव के आसपास के लोग आए मेरे पास, कहते हैं कि आप गढ़वाल राइफल से हैं, गढ़वाली हैं, यहाँ पे पहले प्रिंसिपल हैं जो यहाँ के आए हैं, तो हमारे लड़के को नौकरी लगाओ। तो हमने कहा कहाँ नौकरी लगाना है? कहते हैं आर्मी में। तो तब हमने पूछा कि यार आर्मी में तो कैसे लगती है? कहते हैं आप बात करो। तो हमने कहा कि तुम ही बात कर लो, और कहीं तुम सोचते हो कोई लेन देन होती है, कोई जुगाड़ होता है, तो वो हम कर देंगे। तो तब उन्होंने मेरे को बड़ा सिंपल था बोला, कहते हैं कि आपसे हम ऐसी बातें करेंगे, आप एक कर्नल हैं, इतना एक्सपीरियंस है, आप हमारे लड़के को ट्रेन करो कि वो फौज में भर्ती हो सके। तो ऐसे फिर मैंने 4 लड़के अपने घर में, प्रिंसिपल के घर में वहीं रखे, और उनकी फिर फिज़िकल और रिटर्न की तैयारी शुरू हुई। तो मेरे को दिखना शुरू हुआ कि इनका ना स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है। दौड़ में टाइम कम हो रहा है उनका, चिनअप्स होते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, रिटर्न में भी अच्छे जवाब देने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने ऐसे 32 लड़के इकट्ठे करे आसपास के एरिया से, उत्तरकाशी के, और उनको उत्तरकाशी में एनआईएम में रख करके उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर नॉर्मल रूटीन में जब भर्ती आई गढ़वाल राइफल की, आर्मी की, तो उसमें ये 32 लड़के गए, ये इन्होंने पार्टिसिपेट करा, इनमें से 28 लड़के सेलेक्ट हो गए। तो तब मेरे को लगा कि शायद थोड़ा सा तरीका जो मैं सोच रहा हूँ उस तरीके से अगर गाइड करा जाए तो लड़के और अच्छे तरीके से, पहाड़ के लड़के फौज में निकल सकते हैं। तो फिर हमने हम शादीशुदा हैं नहीं, हमको ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिल रखे हैं जितने भी, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और ये सारे, उसके अलग पैसे मिलते हैं। तो वो सारे फिर मैंने लड़कों की ट्रेनिंग में शुरू करा लगाना, और इनिशियली कोई 50-55 बच्चों को ट्रेन करा, फिर उनके भी रिजल्ट बड़े अच्छे आए, 90% भर्ती होते गए। तो फिर वो धीरे धीरे करके हमने फिर अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से थोड़ा थोड़ा पैसा ले करके और 200 लड़कों का कैंप चलाना शुरू करा उत्तरकाशी में। फिर जब वो सक्सेसफुल होना शुरू हो गया तो फिर मैंने उसको एक रजिस्टर ट्रस्ट बनाया, चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका नाम रखा गया यूथ फाउंडेशन। अब आज यूथ फाउंडेशन के कोई 7 कैंप चलते हैं इस प्रकार से ऑल ओवर उत्तराखंड, जिसकी कैपेसिटी वही 200-250 है, जिसमें कि लड़कों को खाना पीना रहना सब फ्री, और आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो अब वो धीरे धीरे एक सक्सेसफुल मॉडल बन गया है, जिससे कोई 14-15 हज़ार लड़के
आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, इनमें हमारे कैंप से ट्रेन होकर के और भर्ती हो चुके हैं। तो आज गढ़वाल राइफल की तो पलटन में मैं बोलूँगा कि हर पलटन में जैसे टोटल 850 के करीब स्ट्रेंथ होती है, उसमें से 200-250 तो हर पलटन में यूथ फाउंडेशन के हैं, यही गढ़वाल कुमाऊँ के। तो इस प्रकार से हमारा ये यूथ फाउंडेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी। उसी को फिर क्योंकि हम केदारनाथ पुनर्निर्माण में भी थे, तो इन लड़कों को कहीं मैंने केदारनाथ पुनर्निर्माण में लगाया, कभी नंदा देवी राजजात यात्रा एक कंडक्ट होती है इसमें चमोली गढ़वाल में, उसको करने में लगाया। फिर कहीं कोई डिज़ास्टर आया तो डिज़ास्टर में ये लड़के एज अ रिस्पॉन्डर यूटिलाइज हुए। पहाड़ों में आग लगती हैं, जंगल फायर, फॉरेस्ट के साथ में यूज़ हुए। कभी वो ब्लड डोनेशन कैंप में या कोई लोकल एक्टिविटीज़ उनमें इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। तो एक यूथ फाउंडेशन इस प्रकार से धीरे धीरे बनता हुआ एक इस्टेब्लिश्ड आज सेटअप बन गया। कोई क्राइटेरिया रहता है इनका कि आप कुछ देखते हो अपने कैंडिडेट पे कि इस पर्टिकुलर पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ है? जो आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल मतलब मेडिकल और अपना ये जो रिटर्न के लिए, मेडिकल में है हाइट एक कुछ है 162-163 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंशन, फिर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉकनी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक्स हम वो करते हैं। बाकी दौड़ भाग का तो हम ही कराते हैं तैयार, तो वो तो ज़ीरो जिसकी ताकत होती है उसकी ताकत हम सबसे अव्वल बना करके और फिर उसको वो कराते हैं। वैसे रिटर्न में हाई स्कूल पास होना चाहिए विद 45%। अगर 45% नहीं है, 45-50% जो भी है नहीं है, तो फिर वो 12th पास होना चाहिए। एज होती है, इन सबको हम चेक करते हैं, जो कि आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है इंडक्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड, पढ़ाई वगैरह वो सब फिर हम कराते हैं। ओके, तो ऐसा कोई कोर प्रिंसिपल है जो यूथ फाउंडेशन से जो भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ रह जाता है? ऐसा कुछ कोर प्रिंसिपल, लेसन्स? कोर प्रिंसिपल तो मैं ऐसे बताऊंगा कि क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही फौज के सबसे अच्छे जो फौज में नौकरी के दौरान जो रहे हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। तो जब ये लड़के आर्मी में भर्ती होते हैं तो आज इनमें से ही सबसे बढ़िया आर्मी में जब कोर्स करने जा रहे हैं तो सबसे बढ़िया बेस्ट स्टूडेंट ये बनते हैं। इनमें आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन जो हैं वो इन्हीं लड़कों में से बहुत सारे निकल रहे हैं। इन लड़कों का ये जो ऑफिसर बन रहे हैं उसके बाद में शहीद हो रहे हैं, बल्कि अब तो मतलब लड़के जैसे ऑपरेशन में अवार्ड्स मिल रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यूनिट में जा कर के। वो इन लड़कों को क्योंकि पहले से ही ट्रेनिंग मिल रखी है तो वो इनको एक एडवांटेज मिलता है। बहुत बढ़िया बॉक्सर हैं। तो उस प्रकार से। अच्छा, ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसके इंसिडेंट आपके साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, मतलब आपको अभी भी याद आता है उसका, वो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ? नहीं, बहुत सारे हैं। मेरे घर में रहे हैं लड़के और आज वो इस धरती पे नहीं है। मतलब उसके बाद वो आर्मी में गए। पहले तो गढ़वाल ग्रुप में गया था, नाम मेरे ख्याल से बनता नहीं है लेना। गढ़वाल ग्रुप में गया था, उसकी फिर वो पैरा कमांडो बना। फिर उसके बाद में वो वहाँ पे मारा गया अपना नागालैंड में। आज उसकी माँ अकेली है, मतलब इकलौता लड़का था, उसकी 4 बहनें हैं छोटी। तो ये ज़रूर है कि ठीक है, हम अभी भी उसके परिवार के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। पर ऐसे तो बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे साथ में रह करके और जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट हो गए। लेकिन दूसरी बात यह है कि किसी ना किसी के साथ ये होना है, और ये तो मतलब क्योंकि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस है तो हम फिर भी लगे हुए हैं उसको करने में। मेरे को तो याद है, मैं एक बार एक ऐसी लड़के के जब घर गया तो उसकी मदर वेट कर रही थी कि कर्नल आ रहा है। तो मैं, चमोली की बात है, तो मैं गया वहाँ पे, तो उसकी मदर एक माला लेके खड़ी हुई थी। मैं तो पहले ही चिंतित था कि मैं बातचीत कैसे करूँगा कि हमारे कैंप से वो लड़का भर्ती हुआ और आज नहीं रहा है। तो जब मैं अंदर घुसा तो पहले तो उस महिला ने मेरे को माला पहनाई, फिर उसके बाद उसकी आंखें खाली मेरी आंखों में देख रही थी कि एक सामने दीवार पे उसने अपने लड़के की फ़ोटो लगा रखी थी जो ख़त्म हो गया है, और उसके ऊपर एक माला टांग रखी थी।
तो मेरी आंखें देख रही थी कि क्या मैंने देखी उस लड़के की फ़ोटो, और जब उसने देखा कि मैं उसकी फ़ोटो देख ली है जिसमें कि ऊपर से माला भी लगा रखी है, तब वो अपने दूसरे लड़के को लेके आई। कहती है मैं तेरा इंतज़ार इसलिए कर रही थी कि इस बार तूने इसको लेके जाना है, इसे ट्रेन कर, इसने भी उसी जगह जाना है जहाँ इसका बड़ा भाई शहीद हुआ था। तो ऐसे भी पॉजिटिव वो मिलते हैं। आज भी उस महिला के घर से वो आता है, क्या बोलते हैं, मक्की। अब वो मतलब उनके दांत मजबूत होते हैं तो वो पुरानी मक्की भी खींच खूंच के खा लेते हैं। तो मेरे लिए भी सोचते हैं कि वही दांत मजबूत है तो वैसी मक्की मेरे लिए आती है। अजीब सा डब्बा होता है लेकिन उसमें जो अंदर घी भरा होता है वो तो प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट है, उसका तो टेस्ट किसी भी घी में नहीं आ सकता। वो जो दाल आती है वो 1 किलो होगी राजमा की, लेकिन 20 तरीके के कलर कोड होते हैं उसमें, मतलब हर तरीके के दाने वो छांट करके भेजती है कि वो कर्नल के घर में, और कोई ना कोई जब आता है तो उस महिला को फिर फ़ोन करा जाता है कि सर के पास पहुंच गई है। अच्छा। वही जो अपने लड़के को बड़े वाले जो शहीद हो गया है उसी की पलटन में भेजना चाहती है। तो ऐसे तो इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं, ये मेरे लिए हौसला भी बढ़ाते हैं, तभी शांति से मैं अपनी चीज़ें करने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे इंडियन मिलिट्री पे जो टेक्नोलॉजी है कंपैरेटिव टू अमेरिकन मिलिट्री, कितना डिफरेंस है, हम कितने? बहुत डिफरेंस है। ओके। अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उनके पास जो इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत हाई लेवल की है। लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं है, जो जज्बा जो इंसान के अंदर है। हथियार कितना भी बढ़िया हो लेकिन ट्रिगर तो इंसान ने चलाना है। सामने 12 लोग खड़े हैं, सबसे बढ़िया आपके पास स्नाइपर वेपन है, तो अमेरिकन चलाएगा तो वो 12 में से लंबे चौड़े को मार देगा। इंडियन चलाएगा तो वो लंबे चौड़े को नहीं मारेगा, वो पहले 15 मिनट ऑब्जर्व करेगा 12 लोगों को, इनमें कमांडर कौन है। अच्छा। इन 12 में से किसकी बात बाकी 11 ज़्यादा सुन रहे हैं ध्यान से, क्योंकि उसको मार दिया तो बाकी 11 भी तितर बितर हो गए। तो वो इंडियन सोल्जर की तो एक्सपीरियंस ही यूनिक है। सियाचिन ग्लेशियर में लड़ना तो दुनिया में किसी सेना के बस का नहीं है, किसी इंसान के बस का नहीं है। लेकिन वो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और मोटिवेशन वो इस प्रकार का है कि हम दोनों गढ़वाली हैं, हमारी वैसी हाइट भी कम होती है, पहाड़ में नदियाँ होती नहीं हमारी, गंगा नदी तो एक ही इलाके से होती है। तो हम जो है ना पहाड़ में अपने गांव के आसपास जब वो छोटी सी नदी होती है उसमें इतना भी पानी नहीं होता घुटने तक, उसे ही क्रॉस करते करते हम चिंता में रहते हैं डूब जाएंगे इसमें, तो स्विमिंग तो हमारे बस की नहीं है। लेकिन हम जब गढ़वाल राइफल में जाते हैं और ब्रह्मपुत्रा जो कि 5-5 किलोमीटर बड़ी बाढ़ आती है, उसमें जाकर के एक टीम के तौर पे हम लोगों को बचा के भी आते हैं। तो ये वाली ट्रेनिंग, ये वाली भावना किसी दुनिया की फौज में नहीं हो सकती जो इंडियन आर्मी में है। ओके सर, आपने जो भी सीखा अपने आर्मी लाइफ में, अब एज एन सिविलियन आप उसे कितना अप्लाई कर पा रहे हो अपनी लाइफ? सारा, सब कुछ। 100%। तरीके चेंज होंगे पर सारा कुछ। मतलब पहले हमने देश की बाउंड्री में जो चीज़ें सीखी हैं, आज वो उत्तराखंड की बाउंड्री में करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद ही फौज छोड़ने का यही है कि इतने जो मेरे एक्सपीरियंस हो गए हैं अकेले आदमी के, अब तो मेरी मदर भी नहीं रही, मतलब 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं डेथ हुए हुए। पहले वो यही बोलती थी कि तूने इतना जब कर लिया है तो अब इस जगह पे आना जहाँ पे कि तेरे जैसे बहुत सारे हैं, उनको भी तो आगे कहीं लेने के लिए, ले जाने के लिए कोई दिशा या वो होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो सब एक्सपीरियंस मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो कि फ़ौज में जो मेरे को सीखने के मौके मिले, फ़ौज में जो एक्सपीरियंस लेने के मौके मिले। और उत्तराखंड तो भरा हुआ है एक्सपीरियंस से, मतलब यूनिक है यहाँ पे। एक वो तुम्हारे ही उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी से जब गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो एक गांव है पिलंग। पिलंग है, कोई 16 किलोमीटर पैदल रास्ता है उस गांव का। उस गांव से कोई फ़ौज में भर्ती नहीं हुआ था, लेकिन उस गांव की लड़की वो पहले तो एक बार उसके सर में पत्थर लगा, तो वहाँ से कॉल आई कि उसके पिताजी की, गंगा सिंह जी की, कि इसके ना बहुत चोट लग रखी है तो हम यहीं ठीक कर लेंगे, डॉक्टर तो है नहीं हमारे यहाँ। अच्छा। तो हमने कहा आप भेजो नीचे। तो आई वो नीचे, खैर पहले तो आने को तैयार ही नहीं थी। जब नीचे आई तो जहाँ चोट लगी हुई थी वहाँ पे उन्होंने लाल रंग का टूथपेस्ट लगा रखा था।
अच्छा। कि वो उसी से मोटिवेटेड थे कि ठीक हो जाएगी उनके लिए। जब उसको डॉक्टर के पास ले गए तो उसके 14 टाँके लगे। मतलब उस चोट के बावजूद उसे कोई वो नहीं थी, वो बिल्कुल फिट थी बिल्कुल। अब वो कैंप में ट्रेनिंग करी उसने, तो कैंप में ट्रेनिंग में हम जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सब चीज़ें कराते हैं जो फौज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी फौज की फिटनेस की रिक्वायरमेंट है, एक 9 फीट का गड्ढा होता है, 9 फीट डिच बोलते हैं। तो वो तो ट्रेंड सोल्जर 9 फीट डिच अगर पार करता है तो उसके नंबर मिलते हैं कि हाँ वो फिटनेस में अच्छा है, गुड है। ये लड़की तो बगैर ट्रेनिंग के ही वो जब कूद मारती थी तो वो 14 फीट कूद मारती थी। जब उससे पूछा कि भाई तू बता ऐसी कैसे, तो कहती है कि मैं एक चीज़ याद रखती हूँ, मैं हमेशा जब भी कूदने की बात आती है तो मैं वो अपने दिमाग में डालती हूँ। छोटे में मैं अपनी माँ के साथ में जंगल में जाती थी, तो उस टाइम पे हमारी माँ हमको सिखाती थी कि गांव में, घर में, पहाड़ों में 4-5 जानवर होते हैं। भैंस तो बहुत कम होती है ऊपर, क्योंकि ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। गाय होती है छोटी, ये होती है, मुर्गी होती है, बकरी होती है, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है। बिल्ली की सब घरों में घूमती रहती है। कुत्ता जो है आपस में किसी जानवर को काटता नहीं है। कहती है एक बार मैं अपनी माँ के साथ जा रखी थी तो वहाँ पे वो बकरियाँ लेकर के और 2-3 गायाँ थी, तो वो कुत्ता एक लाल रंग का कुत्ता था, वो झाड़ी के पीछे से कूदा और वो हमारी बकरी को काटना शुरू करा उसने। कहती है मेरे पास छोटी सी डंडी थी, मैंने तो उस कुत्ते को शू शू और कर करके और मार मार के भगा दिया। तब मेरी माँ ने मेरे को बताया जब वापस आया कि वो कुत्ता नहीं, वो तो बाघ था। तो कहती है अगली बार से मैं यही सोचती हूँ कि अगर ये बाघ मेरे पे पीछे झपटेगा तो मैं कैसे भागूंगी। तो एक बार मैंने भागते हुए एक छोटी सी वहाँ पे वो जो नदी है, पिलंग गाड़ बोलते हैं उसको, पिलंगना, कहती है मैंने तो वो नदी पार कर दी कि ये सोचते हुए कि ये बाघ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहती है आज मैं जब 9 फीट डिश देखती हूँ तो मैं तो ये सोच के भागती हूँ कि वो बाघ मेरे पीछे, और मैं जितना भी कूदती हूँ वो 16 फीट कूद जाती थी। पर उसका मोटिवेशन और ट्रेनिंग का तरीका देखो, अपने आप बना हुआ। तो ये पहाड़ की तो यूनिक हैं चीज़ें। मतलब केदारनाथ पुनर्निर्माण जहाँ सरकार ने बोला कि नामुमकिन है, वो इन्हीं युवाओं ने बनाया ऐसे आइडियाज़ की वजह से। तो बस ये है कि हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते गए धीरे धीरे। ओके, कुछ लाइफ लेसन्स जो आपने अपने आर्मी से सीखा वो हमारे यूथ को आप जो देना चाहोगे? उत्तराखंड का यूथ तो एनर्जी का बंडल है। उसकी दिशा बस थोड़ा जिम्मेवारी बनती है सरकार की, उसकी दिशा को सही आगे कंस्ट्रक्टिव मोड में इस उत्तराखंड के लिए और देश के लिए, ताकि वो यूटिलाइज हो सके, वो जिम्मेवारी बनती है हम सीनियर्स की, जिनको की एक्सपीरियंस है। और हमें अपनी जिम्मेवारी ज़रूर अच्छे तरीके से निभानी है, ताकि वो जो यूथ है वो भी हम पे भरोसा कर सके कि हम खाली बस एक ड्रामा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि एक आइडियल उत्तराखंड की जो परिभाषा होनी चाहिए वो कोई मुश्किल नहीं है। सरकार अपने प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रुके हुए हैं वो प्रयास, पूरे तरीके से नहीं हो पा रहे। एक्स सर्विसमैन को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को एक्सपीरियंस हमें देना चाहिए, क्योंकि उनका रोल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है और वो इंटरेस्टेड भी रहती है। तो आज इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। हम पक्का बोलेंगे कि कोई भी प्रकार का युवा, कोई भी प्रकार के इंसान की जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर एज अ ग्रुप वो प्रॉब्लम हमें समझ में आएगी तो हम एज अ प्रॉब्लम उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सर ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। आज बहुत अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, एंड आपसे जुड़े रहेंगे। एंड मिलता हूँ दोस्तों आपको इसी तरह के पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, नमस्कार।